बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में कुछ गुजारिशात, कुछ ख़यालात और जो हालात हाज़िरा हैं इसके ऊपर कुछ ख़दशात का इजहार करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है। कल रात पूरी काबीना जो है उसके अंदर एक बड़ी तब्दीली लाई गई। उमूमन अगर हम देखें तो 2018 के बाद से अभी तक हम तब्दीली ही देखते आ रहे हैं, और जिस तब्दीली का वादा था अभी तक उस तब्दीली के अलावा बाकी हर तरह की तब्दीली हमने देखी है। चाहे वो वादों में हो, चाहे वो लोगों को सब्ज़ बाग दिखाने की जो तब्दीली है, या फिर अपने नस्ल से फिरने की तब्दीली, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। मगर एक बड़ा क्राइसिस मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासी जो दुनिया है उसके अंदर, और हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है। माशी सूरत हाल पर काबू न पाने की वजह से वज़ीर ख़जाना जनाब असद उमर साहब उनको फ़ारिग कर दिया गया है, या उन्होंने ख़ुद इस्तीफ़ा पेश किया है और फिर उन्हें एक और वज़ारत की ऑफ़र की गई जिसे उन्होंने मुस्तरद किया। अब मसला ये है कि 8 महीनों के अंदर असद उमर ने वो पॉलिसीज़ नहीं बनाई जिनके लिए इमरान ख़ान उन्हें 10 साल से कौम को पेश करते रहे कि मेरे पास इतना बड़ा नाम है जो माशी तौर पर पाकिस्तान को ओज सुरैया तक पहुँचाएगा। ख़ुद असद उमर साहब मुख्तलिफ़ उमूर में जो है ना माशी मामलात में मुख्तलिफ़ वज़रा को, जो साबिक़ वज़रा हैं, उनको कोसते रहे और उनको कहते रहे कि इन्होंने यहाँ पर ये गबन किया, यहाँ पर ये मामलात हुए, और मतलब कि मैं 45 रुपये तक पेट्रोल ले आऊँगा और डॉलर जो है वो भी बहुत कम कीमत कर लूँगा। ये सारी चीज़ें थी उनकी तरफ से। यकीनन जब एक बात इतनी बार कही जाती है कि बार बार वो लोग सुन सुन के उनके जहनों में बात बैठ जाती है तो लोग यकीन कर लेते हैं उसके ऊपर, और यहाँ तक कि आपके मुखालिफिन को भी ऐसा गुमान होने लगता है कि कहीं इस बात के अंदर या इस दावे के अंदर सच्चाई तो नहीं। असद उमर की 8 महीने की जो कारकर्दगी है उसके अंदर क्या कुछ हुआ आपने देख लिया। रेट डॉलर का कहाँ था कहाँ तक पहुँचा, 100 रुपये 110 रुपये से लेके 140 तक पहुँच गया, और उसके अलावा जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कितनी महंगी हो गई। इसके अलावा पेट्रोल जो है वो कहाँ तक पहुँच गया, ये सारी चीज़ें सामने हैं। यहाँ तक तो बात थी असद उमर की नाकामी या उनकी पॉलिसीज़ जो हैं उसके हवाले से। फिर उन्होंने कहा कि आवाम की चीखें निकलेंगी, आवाम को तैयार रहना चाहिए। आवाम की चीखें निकाल दी उन्होंने, उसके बाद भी माशी सूरत हाल वो कंट्रोल नहीं हुई। फिर कहा गया जी बर्दाश्त करें, थोड़ा सा वक्त दें, गुज़श्ता जो 40 सालों का गंद है उसे साफ़ करने में वक्त लगता है। ठीक, आवाम ने 8 महीने दिए, 8 महीनों में कोई एक ऐसा यानी कि पेश नहीं किया गया, इस तरह का कोई प्रपोज़ल पेश नहीं किया गया जिससे आवाम को लगता कि उनकी कुछ बेहतरी की उम्मीद और आसार नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं हुआ। बिल आखिर मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, आवाम की तरफ से रद्द अमल भी था, पार्टी के अंदर भी मामलात थे, और असद उमर ने बिल आखिर जो है वो हुकूमत से अलहदा होने का ऐलान किया। अब इसके बारे में ये कहा जाता है कि हुकूमत के अंदर जो लोग हैं, ख़ासकर शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन जो हैं, इनके मामलात में असद उमर चूँकि वो शाह महमूद कुरैशी की तरफदारी करते थे तो जहांगीर तरीन ग्रुप जीत गया। ये जो डिबेट है हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। लेकिन क्या सिर्फ असद उमर वाहिद मसला था, या असद उमर एक को वजारत से अलग करके मसाइल हल होने थे? तो जो बाकी 6 वज़रा हैं उनको किस बुनियाद पर तब्दील किया गया? फवाद चौधरी को वजारत इत्तलात से हटा दिया गया। जो पहले आज़म खान सवाती को इस्लामाबाद में वो गाय के मामले में जो तशद्दुद केस था उस पर उसे वजारत से हटा दिया था, अब दोबारा उसे जो है ना वो एक मिनिस्ट्री दे दी, शहरियार अफरीदी की मिनिस्ट्री चेंज कर दी। और असद उमर जो हैं उसको कहा गया कि पेट्रोलियम की वजारत संभालो, उसने इनकार किया। जबकि अब जो वज़ीर ख़जाना लाया गया है या लाया जा रहा है, जिसे मुशीर बनाया गया है, वो है अब्दुल हफीज़ शेख। डॉक्टर हफीज़ शेख जो है ये 2002 में परवेज़ मुशर्रफ का बड़ा करीबी रहा, और ज़रदारी दौर में वो उनका जो है वो वज़ारत ख़जाना से मुंसलिक रहा। अगर ज़रदारी दौर में जितनी करप्शन हुई है उसमें यकीनन ख़जाने का जो ज़िम्मेदार था वो अब्दुल हफीज़ शेख था, यकीनन वो ज़िम्मेदार होगा। फिर क्या PTI के पास असद उमर से ज़्यादा जो अच्छा चांस है या अच्छी जो चॉइस है वो अब्दुल हफीज़ शेख है, या कोई और इनके पास नहीं था? ये तमाम वो चीज़ें हैं जो सवालात उठाए जा रहे हैं। अब इससे 2 चीज़ें वाज़ेह होती हैं जो मैं सोचता हूँ एक तालिब इल्म के तौर पर। वो ये सोचता हूँ कि अभी का जो हमें सिनेरियो नज़र आ रहा है ये ऐसा नहीं है कि इत्तफ़ाक़न हुआ है या फिर अचानक से ये सब कुछ हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। ये पूरा सोच समझ के किया गया। और यहाँ पे मैं ये भी समझता हूँ कि इन्होंने अपने वज़रा को नाअहल नहीं समझा। अगर वज़रा को नाअहल समझते तो फवाद चौधरी को वज़ारत इत्तलात से हटाने के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वज़ारत देने की क्या तुक बनती है? जिस बंदे ने खुद LLB किया हो, सहाफ़त उससे होती नहीं, सियासत उससे नहीं आती, हर दफ़ा वो पार्टी चेंज करता है,
उसको साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या पता जो उसके सर जिम्मेदारी डाल दी गई है। यहाँ तक तो ये बात क्लियर हो गई कि वजारतों में नाअहली का मामला नहीं है, बल्कि उन्हें मज़ीद वजारतों से नवाजा जा रहा है। असद उमर ख़जाने में नाकाम हुआ तो उसे पेट्रोलियम दी जा रही है, भाई वो वहाँ पर कौन से गुल खिलाएगा। अब टोटल पाकिस्तानियों मसला ये है, जो मैं एक तालिब इल्म के तौर पे देखता हूँ, कि सदारती निज़ाम की जो बहस हो रही है उसके लिए बाकायदा अब प्लान किया गया जो एक मंसूबा था उसको अमली शक्ल दी जा रही है। ऐसे ऐसे लोग लाए जा रहे हैं जो साबिक़ा हुकूमतों में रहे, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नज़रियाती तौर पर कोई तुक उनकी नहीं बनती, कोई लिंक नहीं बनता। फिरदौस आशिक अवान जो है वो इलेक्टेबल के तौर पर यहाँ पर आई और हारी सियालकोट में, उसको वजारत इत्तलात और नशरियात दे दी जो कि ज़रदारी दौर में थी। अब मसला यह है कि इस तरह के कमज़ोर लोगों को ला कर वजारतें दी जाएंगी, कुछ को मुशीर बनाया जाएगा, फिर इमरान खान साहब कहेंगे नहीं जी मेरे बस में तो ये चीज़ नहीं है, पार्लिमानी निज़ाम ये ठप हो गया, अब हमें सदारती निज़ाम की तरफ जाना चाहिए। अब सदारती निज़ाम का जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके हवाले से पिछले 1 महीने से मीडिया के अंदर बहस हो रही है। पीटीआई के जो सोशल मीडिया उनका विंग है, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भी उनके सोशल मीडिया की जो चलाए जा रहे हैं सेल, वहाँ से सदारती निज़ाम के लिए बहस जो है छेड़ी गई सोशल मीडिया के ऊपर। पीटीआई के जो हामी हैं उन्होंने इस्लामी सदारती निज़ाम के इस्तेलाह इस्तेमाल करते हुए कंपेन चलाई। अब ये सिर्फ उनकी दिल की बात नहीं है, बल्कि ये बाकायदा प्लान शुदा है। पार्लिमानी निज़ाम जो है इमरान खान को ख़ुद भी नहीं समझ आ रहा और शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी नहीं चाहती। अब सदारती निज़ाम जो है उसके अंदर पार्लिमानी निज़ाम से बिल्कुल मुख्तलिफ़ चीज़ें होंगी। वहाँ पर ऐसा आदमी वज़ीर बन सकता है जो अवामी तौर पर इलेक्ट ना हुआ हो। ज़ाती मेरी राय ये हो सकती है कि अगर कोई अच्छा शख्स, कोई आदिल, कोई मुसलमान, कोई मुनासिब आदमी सदर बन जाए और सदारती निज़ाम में वो इंसाफ कायम रख सके, फिर तो कदर मुनासिब हो सकता है। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, या इमरान खान को जो हमने 8 महीने में देख लिया, आई वॉज हार्डकोर फैन ऑफ इमरान खान बिफोर द इलेक्शन, लेकिन अभी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। पीटीआई के अपने नज़रियाती लोग भी जो है ना वो मायूस हो रहे हैं। सदारती निज़ाम ला के आप क्या करेंगे? क्या सदारती निज़ाम ला कर इमरान खान तय्यब उर्दगान बनना चाहते हैं? वो तो बन नहीं सकते, ना उनका किरदार इस तरह का है और ना इनके अंदर कुछ इस तरह की एबिलिटी है। अगर एबिलिटी है भी तो उनकी जो है ना वो टीम ठीक नहीं है। पहले कहते थे ऊपर कप्तान ठीक हो, पूरी टीम जो है ना वो सुधार देंगे। अब कहते हैं कप्तान तो ठीक है, टीम अगर ठीक नहीं है तो क्या करेंगे? तो भाई जब आप सदारती निज़ाम लाएंगे तो आप कौन सी टीम आसमान से उतार के लाएंगे? कौन से फरिश्ते आप लाएंगे? वही दूसरी पार्टियों से कलाबाजियाँ खाकर इधर आने वाले लोग पहले निज़ाम जो है वो पाकिस्तान का बिगाड़ कर ख़जाने को दिवालिया करके ज़रदारी के अकाउंट भरने वाले को आप दोबारा ख़जाने के ऊपर नाक की सूरत में मुसल्लत कर रहे हैं। तो आप जो सदारती निज़ाम लाएंगे इसका वाज़ेह मकसद ये है कि जिन लोगों ने आपको इक़्तिदार की कुर्सी थमाई है, जिसकी आपको तवक्को नहीं थी, आप सोच भी नहीं सकते थे कि आपको हुकूमत मिलने वाली है, अब आपको हुकूमत मिल गई, आपके पास कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्लान नहीं था, आपको पूरा निज़ाम संभालने के लिए दिया गया, जिसमें आप मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। अब यहाँ पर अंदरूनी लाबी हो या बैरूनी लाबी हो, पार्टी के अंदर के इख्तलाफात हों या फिर इमरान खान की पसंद नापसंद हो, लेकिन असल मसला जो है वो यहाँ पर यह है कि आप सदारती निज़ाम लाने की बातें की जाएंगी। मैं आपको कह रहा हूँ कि अनकरीब इमरान खान जो है ना इस बहस को लाएगा पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें इमरान खान सदर पाकिस्तान के तौर पर ख़ुद नामज़द करेंगे अपने आप को, और उसके बाद इमरान खान के बाद खुदा मालूम कौन से जनरल साहब के अंदर फिर वो अमीरुल मोमिनीन बनने की ख्वाहिश जागती है, वो आएगा और सदारती निज़ाम मुसल्लत करके यहाँ पे बैठ जाएगा। सदारती निज़ाम पाकिस्तान के अंदर आया है, जनरल अयूब के दौर में आया है, ज़िया उल हक़ के दौर में आया है, इसी तरह हमने परवेज़ मुशर्रफ की सूरत में देखा। लेकिन हकीकत यह है कि इन अदवार में पाकिस्तान के अंदर बहुत से हालात ख़राब हुए हैं। बाज़ लोग कहते हैं अयूब खान के दौर में तरक्की हुई होगी, ज़िया उल हक़ के दौर में कहते हैं जी 10 साल कोई रेट नहीं बढ़े थे, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। कहते हैं पेट्रोल का रेट वही था जो ज़िया उल हक़ पहले दिन आया था और जब वो शहीद हुआ तब तक यही सूरत हाल थी। लेकिन अभी बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है। क्या हमारे अंदर कुछ इस तरह के लोग मौजूद हैं जिनसे हम उस तरह की तवक्को करते हैं? भुट्टो के दौर में क्या कुछ हुआ, या अयूब खान और यहिया खान के वक्त हमने क्या पाया? पाकिस्तान दोलख्त हुआ। फिर ज़िया उल हक़ की सूरत में हमने जो कुछ भुगता, परवेज़ मुशर्रफ का आज हम भुगत रहे हैं 70,000 लाशें। इसके बाद अगर कोई आदमी आता है जिसका काम सरहद के ऊपर जो है ना वो पहरेदारी करना है, वो पार्लियामेंट के अंदर आकर वहाँ पे सदारत करने लग जाता है, फिर हमारे मुल्क का निज़ाम जो है ना वो धर्म भरम हो जाएगा। मुझे ये महसूस हो रहा है कि मार्शल लॉ तो चूँकि लगाना नहीं है, लेकिन ये बराह रास्त मार्शल लॉ नहीं है, ये इनडायरेक्ट मार्शल लॉ है, जिसमें आगे किसी अपने कठपुतली को बिठाएंगे और पीछे सारा किरदार संभालने वाले जो है ना वही होंगे जो यहाँ पर किसी की भी हुकूमत, और शाम को जिसे वो बादशाह बनाते हैं, सुबह को गधा बनाते हैं, ये उनका ही इख्तियार है। तो आवाम को सोचना चाहिए कि आगे रेफरेंडम की बातें आएंगी, सदारती निज़ाम की बातें आएंगी, और पता नहीं हमें कौन कौन सी लालच दी जाएगी। कभी जो है ना वो ज़िया के दौर में निज़ाम मुस्तफ़ा की बात की जाती है, और फिर इस्लामी जमहूरियत का एक हमें जो है ना वो लॉलीपॉप दिया जाता है। अब इस्लामी सदारती निज़ाम, भाई इस्लाम के अंदर तो एक ही निज़ाम है जिसको खिलाफत कहते हैं, शरीयत का जो निज़ाम है उसके तहत ये होता है। अब सदर जो है ना वो खलीफा बन सकता है या नहीं, ये तो हमें सोचना है।
और हमारी दुआ ये है कि जो अभी चपकलिश है और ख़ुद जो लोग इमरान को लाए वो सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, इमरान खान ख़ुद परेशान है, उसकी टीम जो है वो कंफ्यूज्ड है, उनके वज़रा के बयानात आप देखें उन्हें ख़ुद समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। तो इस तरह की जो अभी एक हैजानी कैफियत है, इसके अंदर यकीनन कोई तीसरा खेल जो है वो खेला जाएगा। हमारी दुआ है कि इस मुल्क में किसी भी सूरत अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रहे, यहाँ पर इस्लाम, मुसलमानों और पाकिस्तानियों की खैर हो। ऐसे ऐसे नाम लाए जा रहे हैं जो अमरीकी पिट्ठू हैं, उनके वफ़ादार हैं और उनके मुलाजिम के तौर पर रहे हैं। तो अगर रियासत को आपने फिर से 70,000 लाशों का तोहफ़ा देना है, अग़यार की ग़ुलामी करनी है, इस कौम व मिल्लत का जो वक़ार है उसको बेचना है, उसको नीलाम करना है, फिर तो आप ये काम करें। लेकिन अगर आपने कौम को उठाना है तो इमरान खान साहब, खुदा के लिए जो 22 साल आपने कौम को आवाज़ दी, चीखे पुकारे, लोगों के सामने जाके मिन्नत समाजत की, लोगों को शऊर देने की बात की, जो आपका दावा है कि आपने शऊर दिया, अगर आपने कौम को ये शऊर दिया है और उसका सिला हमें ये दिया है कि आज हमें अब्दुल हफीज़ शेख लुटाया जा रहा है, आज फवाद चौधरी लुटाया जा रहा है, आज फिरदौस आशिक अवान लुटाई जा रही है, तो खुदारा ये तब्दीली जो है ये आपको मुबारक हो। कौम को अपनी हाल पे जो है ना वो छोड़ा जाए और उसे उसी तरह जीने दिया जाए।